ये दरिया भी कितने अजीब होते हैं ना। सरहदें बदलते हैं, मुल्क बदलते हैं और कभी कभी तो अपनी पहचान भी बदल जाते हैं। वही पानी, वही रंग, वही रवानी, बस एलओसी के उस पार बहे तो किशन गंगा और बॉर्डर के इस पार दाखिल होते ही दरियाए नीलम बन जाता है। ये है ताओ बट, नीलम वैली, कश्मीर का वो आखिरी गांव जहां ये दरिया एक नई पहचान के साथ अपना सफर जारी रखता है। मगर ये कहानी सिर्फ एक दरिया के नाम बदलने की नहीं, ये कहानी है उन पहाड़ों की जिन्होंने सदियों से इस दरिया को बहते देखा है। ये कहानी है कश्मीरी तर्ज पर बने लकड़ी के इन खूबसूरत घरों की, जहां आज भी लोग रहते हैं। ऐसे घर जो वक्त के साथ जदीद तो ना हो सके, मगर अपनी सादगी, सकाफत और अपनी खूबसूरती आज भी संभाले हुए हैं। और ये कहानी है गगई के इस नाले की, जहां से शुरू होता है कमरी पास का ट्रैक, एक ऐसा ट्रेल जिस पर चलना हर एक टूरिस्ट का सपना है। तो यही सब कुछ करीब से देखने के लिए रावलपिंडी से 332 किलोमीटर फासला तय करने के बाद मैं पहुंचता हूं कश्मीर के इंतहाई शुमाल में लोकेटेड अब हम में से हर कोई अड़ंगकेल तक जाता तो है, पर हम में से बहुत कम लोग केल से 39 किलोमीटर दूर ताओबट जाने का फैसला करते हैं। अब फुलवाई से जीप में 17 किलोमीटर का ऑफ ट्रैक करने के बाद यहां पहुंचकर सबसे पहले अपने लिए इस रेस्टोरेंट में रूम बुक करते हैं, जिसकी लोकेशन शायद पूरे ताओबट में सबसे खूबसूरत होती है। बिल्कुल नीलम रिवर के ऑपोजिट साइड पर, पुरसकून और नेचर के बिल्कुल करीब। करीब 150 घरों पर मुश्तमिल इस छोटे से गांव में बिजली भी है और इंटरनेट भी। लेकिन इस गांव की वो चीज जो पहली नजर में दिल जीत लेती है, वो है यहाँ के रवायती कश्मीरी तर्ज पर बने ये घर। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव लकड़ी से तराशा गया हो। घरों की दीवारें, सीढ़ियां, बालकोनियां, सतून, यहां तक कि खेतों के गिर्द लगाई गई बाड़ भी हर तरफ देवदार की लकड़ी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। अब फसलों में ये लोग ज्यादातर मकई, लोबिया और आलू काश्त करते हैं। अब कुछ घरों की छतें टीन की चादरों से ढकी होती हैं और कुछ आज भी मुकम्मल तौर पर लकड़ी की छतों के सहारे खड़े हैं।
अब 7,500 फुट की एलिवेशन पर आबाद इस गांव और सराउंडिंग में डेंस फॉरेस्ट के माउंटेन्स को देखकर अंदाजा हो जाता है कि यहाँ सर्दियाँ कितनी सख्त होती होंगी। और जब मुकामी लोगों से बात हुई तो मालूम हुआ कि सर्दियों में यहाँ तकरीबन 4 फुट तक बर्फ पड़ती है। शायद यही वजह है कि ताओ बट के ये घर सिर्फ रिहाइश गाहें नहीं बल्कि पहाड़ों, बर्फ और वक्त के खिलाफ एक खामोश मुज़ाहमत की कहानी है। अब ताओ बट की गलियों में घूमते हुए मेरी एक और ख्वाहिश बार बार सर उठा रही थी। काश इस गांव को किसी ऊंची चोटी से देखा जाए ताकि मालूम हो सके कि पहाड़ों के दरमियान बसने वाली ये बस्ती आखिर ऊंचाई से कैसी दिखती है। लेकिन जैसे ही मैं गांव से निकलकर पहाड़ की तरफ बढ़ा, एक और चीज ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। एक और दरिया जो ताओ बट के दरमियान बहता हुआ नीलम रिवर की तरफ बढ़ रहा था। ये मंजर मेरे लिए हैरान कुन था। क्योंकि नीलम रिवर तो दूसरी जानिब बह रहा था, फिर यह पानी कहां से आ रहा था। इसी तजस्सुस ने मेरे कदम मजीद तेज कर दिए और मैं मस्क डियर नेशनल पार्क की तरफ बढ़ने लगा। जूं मैं आल्टीट्यूड गेन करता गया, ताओ बट आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत तस्वीर में तब्दील होता गया। लकड़ी के घर, फसलें और इन सब के दरमियान बहता हुआ दरिया ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुसव्विर ने पहाड़ों के दामन में एक शाहकार तख्लीक कर दिया हो। और जब मैं आखिरकार टॉप पर पहुंचा तो एक दिलचस्प राज भी खुल गया। यही वो मुकाम था जहां साफ नजर आ रहा था कि ताओ बट में बहने वाला ये दरिया असल में नीलम रिवर की एक अहम ट्रिब्यूटरी है। और अब यहां से साफ नजर आ रहा था कि ये दरिया नीलम रिवर में जम हो रहा था। एक छोटी सी जुग्राफियाई हकीकत, मगर मेरे लिए इस जर्नी की एक नई दरियाफ्त थी। अब शाम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे उतर रही थी और इससे पहले कि रोशनी मद्धम बढ़ती, मैं पहाड़ से डिसेंड करने लगा और नीलम रिवर की तरफ बढ़ने लगा। नीलम रिवर के किनारे पहुंचकर एक कमी शिद्दत से महसूस हुई। वो मशहूर लकड़ी का पुल जो कभी ताओ बट की पहचान हुआ करता था, वो पुल जिस पर खड़े होकर न जाने कितने लोगों ने तस्वीर बनाई, वीडियोस रिकॉर्ड की और यादें समेटी। लेकिन 2 साल पहले आने वाले सैलाब ने उसे अपने साथ बहा लिया। आज वो पुल तो नहीं था, मगर उसकी कहानी अब भी इस दरिया के किनारे जिंदा महसूस होती थी। मैं कुछ देर खामोशी से नीलम रिवर को देखता रहा।
ये सोचते हुए कि एलओसी के उस पार यही दरिया किशन गंगा कहलाता है और इस सरहद को अबूर करते ही इसकी पहचान बदल जाती है। नाम बदल जाता है मगर पानी वहीं रहता है। शायद दरियाओं को सरहदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर मैंने दरिया के किनारे बैठकर इस खामोशी को महसूस किया, इस ठंडी हवा को, इस बहते पानी की आवाज को। और सच कहूं तो ये उन लम्हों में से था जहां इंसान को कहीं जाने की जल्दी नहीं होती। दिल चाहता है वक्त यहीं रुक जाए और इंसान भी। अब आज की हमारी डेस्टिनेशन ताओबड़ से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड ताओबड़ बाला होने वाली थी, जिसका रास्ता इस दरिया के साथ साथ जाता है और करीब 25 मिनट की वॉक पर आप पहुंच जाते हैं ताओबड़ बाला। अब ये रास्ता इतना खूबसूरत था कि जीप में बैठे रहना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने कुछ देर पैदल चलने का फैसला किया ताकि इस खामोश खूबसूरती को जरा और करीब से महसूस कर सकूं। थोड़ी देर बाद ताओबड़ टेंट विलेज के करीब रुका। अब एक बार फिर मेरी नजर उस दरिया पर जा ठहरी, वही दरिया जिसने कल पहाड़ की चोटी पर मेरे जहन में कहीं सवाल पैदा कर दिए थे। ये पानी आखिर आता कहां से है? और अब आहिस्ता आहिस्ता इस सवाल का जवाब सामने आ रहा था। असल में ये वही दरिया है जो आगे जाकर नीलम रिवर में शामिल हो जाता है और इन खामोश वादियों से गुजरने वाला ये खूबसूरत बहता हुआ पानी गगई नाला कहलाता है। अब करीब बहने वाला दुधगई नाला भी आकर इस गगई नाले में शामिल हो जाता है। गोया पहाड़ों से उतरने वाली ये छोटी छोटी नदियां मिलकर इस वादी की खूबसूरती में अपना हिस्सा डाल रही हों। अब जैसे जैसे इस वादी का फिजाई मंजर खुलना शुरू होता है, वैसे वैसे इस वादी की खूबसूरती एक नए अंदाज में सामने आती है। सरसब्ज दरख्तों के दरमियान पल खाता हुआ ये पानी, दूर तक फैली खामोश वादी और पहाड़ों की आगोश में सिमटा हुआ ये मंजर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुसव्विर ने कैनवस पर एक जिंदा तस्वीर बना दी हो। मैं अब दोबारा ताओबड़ बाला की तरफ चलना शुरू करता हूँ। अब नीलम वैली की इस पूरी जर्नी में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो यहाँ मुख्तलिफ रेवड़ की शक्ल में दिखाई देने वाले करीब 20,000 भेड़ें, बकरियाँ, खच्चर और घोड़े होते हैं जो इन खाना बदोशों की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। और ये सब मिलकर इस बात की निशानदेही करते हैं कि नीलम वैली के आसपास बहुत वसी और ज़रखेज़ चरागाहें मौजूद हैं।
अब अठमकाम से लेकर ताओबड़ बाला तक जगह जगह मुख्तलिफ बकरवाल अपने रेवड़ के साथ सफर करते दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ शोंडर पास के रास्ते आस्तोर जा रहे थे तो कुछ फुलवाई के रास्ते आस्तोर की सिमत बढ़ रहे थे। सामने नजर आने वाला ये रेवड़ कमरी पास से होते हुए कामरी की तरफ बढ़ रहा था। हर सिमत एक अलग कहानी खामोशी से अपने सफर में मसरूफ थी। अब इन तमाम मनाजिर को देखते हुए मैं चलते चलते बिलाखिर ताओबड़ बाला पहुंच जाता हूं। ताओबड़ बाला दरअसल गगई नाले के किनारे आबाद एक छोटा सा गांव है जो ताओबड़ का बालाई हिस्सा है। यहां आकर एक बार फिर वहीं कश्मीरी रवायती तर्ज जिंदगी सामने आता है। देवदार की लकड़ी से बने घर और एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ पहाड़ों में ही सुनाई देती है। इन घरों के साथ छोटी छोटी फसलें भी नजर आती हैं जहां लोग इसी सख्त मगर खूबसूरत पहाड़ी जिंदगी में अपने दिन गुजार रहे हैं। ताओबड़ बाला सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक सादा सी जिंदगी है। और गगई नाले के किनारे कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जहां मुसाफिर रुककर इस ठंडी हवा और बहते पानी के साथ इस वादी की खूबसूरती को महसूस करते हैं। अब ताओबड़ बाला से 3 दिन का एक खूबसूरत ट्रैक कामरी पास से होते हुए मिनी मर्ग तक जाता है। यह ट्रेल पिछले 14 साल से मेरी बकेट लिस्ट में है। यहां जब इन बकरवालों से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक सादा सा सवाल किया कि यहां क्या देखने आए हो। मैंने कहा इस खूबसूरती को, तो वो मुस्कुराकर बोले अगर असल खूबसूरती देखनी है तो हमारे साथ कामरी पास चलें। बस इसी एक जुमले ने मेरे अंदर इस ट्रैक को दोबारा जिंदा कर दिया, जैसे दिल ने एक बार फिर मचलकर इस ट्रेल को पुकारा हो। अब मैं घर की तरफ लौट तो रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक सोच जो बार बार जहन में आ रही थी। ताओबड़ और ताओबड़ बाला में तेजी के साथ बनते ये रेस्टोरेंट अगर यही रफ्तार रही तो शायद आने वाले वक्तों में ये खामोश खूबसूरती बदल जाए। वही सुकून, वही सादगी शायद आहिस्ता आहिस्ता कहीं पीछे रह जाए और फिर शायद ये सब कुछ सिर्फ कहानियों में ही सुनाई दे।